नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं आपके साथ कोमल पवार और स्वागत है आपका आज के बड़े मुद्दों में। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि शपथ ग्रहण की तैयारियां रामलीला मैदान पर जोरों पर है। कल 11 बजे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें देश से तमाम दिग्गज लोग शामिल होंगे। लेकिन बता दें कि रामलीला मैदान पर तैयारियां जोरों पर है और टेंट का भी काम चल रहा है और भारी मात्रा में यहां पर तैनाती भी पुलिस की कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सस्पेंस अभी भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बरकरार है। 12 बजे संसदीय दल की बैठक होनी है बीजेपी की। इसमें सीएम के चेहरे पर मुहर लग जानी है। दूसरी तरफ बात करें तो शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगा, जिसमें चेहरा सामने आएगा। फिलहाल विधायक दल का नेता कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। जब सत्येंद्र जी बीजेपी ने अपना 27 साल का सूखा खत्म किया था, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि दर्जनों भर नाम हमने सुने, सारी रिपोर्ट्स में हमने देखे, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसे नाम हैं जो काफी चर्चाओं में आ गए हैं। सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही है कि शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता पर शायद बीजेपी इस बार अपनी दाव चल सकती है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से नाम आ रहे हैं सामने, उसमें फिलहाल अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कौन होगा दिल्ली का सीएम? तमाम सारे नाम, प्रवेश वर्मा के सबसे पहले नाम आ रहे थे सामने, उसके बाद रेखा गुप्ता, शिखा राय, तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम सामने आए हैं। लेकिन आज दोपहर 12 बजे संसदीय दल की बैठक में मुहर लग जाएगी कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और शाम 7 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ये पूरा मामला निकल के सामने आएगा और दिल्ली की जनता को भी पता चल जाएगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि जहां पर एक वक्त तक दर्जनों नाम मीडिया में लिए जा रहे थे, लेकिन अब कुछ प्रमुख 3 ऐसे नाम हैं जिनको लगातार लिया जा रहा है, जिसमें पहला नाम है रेखा गुप्ता का, जो शालीमार बाग से विधायक रही हैं, वैश्य जाति से आती हैं और कहीं ना कहीं एनडीए में महिला मुख्यमंत्री नहीं है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि इस बार दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर इस बार कोई महिला चेहरा दाव मारे। एक बात और आपको बता दें कि बीजेपी ऐसे चेहरे को दिल्ली के सीएम के रूप में लाना चाहती है जो लगभग 20 सालों तक दिल्ली में राज कर सके। बीजेपी का जो प्लान है वो शीला दीक्षित का रिकॉर्ड तोड़ना है और दिल्ली की सत्ता पर लगातार 20 साल काबिज होना है। फिलहाल तैयारियां किस तरह चल रही हैं, हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से सुनिए, उन्हीं से देखिए कि दिल्ली शपथ ग्रहण की तैयारी रामलीला मैदान में कैसी चल रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले 20 फरवरी को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अब रामलीला मैदान में जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर चल रही है। इस वक्त मैं रामलीला मैदान में ही मौजूद हूं। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जो बड़े बड़े जो पॉल्स देख रहे हैं, ये अब लगना शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। और साथ ही अगर हम यहाँ पर स्टेज की बात करें तो लगभग जानकारी के मुताबिक यहाँ पर 3 स्टेज बनाए जाएंगे और जिस पर जो वीवीआईपी रहेंगे वो वहां पर उस पर बैठेंगे। और हालांकि इस पर देखा जा रहा है कि स्टेज पर जो 3 स्टेज बनाएंगे उस पर लगभग 100 से 150 जो वीवीआईपीस हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो दूसरी ओर यहाँ पर जो टेबलें हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ मैं है वो प्रशासन की ओर से यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जब 20 तारीख को जो यहाँ पर जो वीवीआईपीज आएंगे, जितने भी विधायक हैं, जो नेता हैं और साथ ही जो पब्लिक है, जब वो यहाँ पर आएंगे तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जा रही है। और साथ ही जो टेंट लगना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लगातार जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। पानी का छिड़काव भी यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर जो पानी के टैंकर्स हैं दिल्ली नगर निगम के, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही जो पानी का छिड़काव है वो इस मैदान में किया जा रहा है, क्योंकि 20 तारीख को जो पूरे ग्राउंड में जो पानी का छिड़काव है वो लगातार किया जा रहा है। तो ऐसे में देख पा रहे हैं कि अभी भी जो सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि जो बीते सोमवार को जो विधायक दल की बैठक होनी थी वो तो फिलहाल टल गई थी, लेकिन अब यही जानकारी मिल पा रही है कि
19 फरवरी को शाम के वक्त विधायक दल की बैठक हो सकती है। उसमें तमाम मुख्य बातों पर जो चर्चाएं हो सकती है, कई निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये जो विधायक दल की अगर बैठक होती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है मानी जा रही है। और उसके बाद 20 फरवरी को यानी कि गुरुवार को जब दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसको लेकर भी अब तैयारियां जो है जोरों शोरों पर चल रही है। रामलीला मैदान में जो है टेंट लगना शुरू हो चुके हैं, टेबल और चेयर लगनी भी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर लगातार जो देखा जा रहा है, बीजेपी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो समय समय पर आकर जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और साथ ही देखा जा रहा है जी कि जितने भी विधायक है और साथ ही अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री है और डिप्टी सीएम है वो इसमें मौजूद हो सकते हैं। और उसके साथ साथ कई फिल्म स्टार और कई क्रिकेटर्स भी इसमें मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अभी भी जो सीएम फेस को लेकर जो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है वो अब जल्दी खत्म होगा। और यही लग रहा है कि 19 फरवरी को जब विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं और 20 फरवरी को साफ हो जाएगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होता है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली। सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा तो कौन होगा। लेकिन यहां पर कुछ जो नाम है, दर्शकों को एक बार फिर पंजाब केसरी की तरफ से हम बता दें कि इस वक्त विजेंद्र गुप्ता के साथ साथ आशीष सूद का भी नाम है जो लगातार लिया जा रहा है। अगर मैं पहले बात करूं विजेंद्र गुप्ता की, तो अगर इनके सियासी इतिहास को देखा जाए तो इस वक्त ये रोहिणी विधानसभा से आते हैं और कहीं ना कहीं आरएसएस भी इनके नाम पर सहमति जता सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जरूर जाता है कि आरएसएस अगर जिस नाम पर सहमति जता देती है तो उस पर कहीं ना कहीं संभावनाएं होती हैं कि वो बड़े पद पर उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा बात कर अगर आशीष सूद की, तो वो पंजाबी समुदाय से आते हैं और ऐसे में शायद पंजाब की सत्ता में भी कहीं ना कहीं बीजेपी अपना परचम लहराना चाहती है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार आरएसएस की सहमति से कोई चेहरा सामने आता है या फिर बीजेपी आलाकमान जो भी फैसला लेगी, हालांकि वो चौंकाने वाला ही होगा, वो किसको दिल्ली की सत्ता सौंपती है। फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 3 नाम विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता और आशीष सूद, ये 3 ऐसे नाम हैं जो लगातार दर्जनों की दावेदारी के बाद सामने आए हैं। ऐसे में आरएसएस की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये देखना होगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता और दिल्ली को फतेह कौन करता है। जी बिल्कुल, अगर रामलीला मैदान की बात करें तो ऐतिहासिक रहा है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, यहीं से अपनी राजनीति सफर का शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से जब 27 साल का वनवास खत्म हुआ दिल्ली में, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री भी इसी रामलीला मैदान से अपनी सियासत की शुरुआत करेंगे। फिलहाल अब रुख करते हैं दूसरी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के साथ मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कतर के अमीर दिल्ली आए हुए हैं, राष्ट्रपति भवन में भी उनका भव्य स्वागत किया गया और भारत और कतर के रिश्ते पर भी द्विपक्षीय वार्तालाप की गई। कहीं ना कहीं मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि कतर और भारत की दोस्ती किन लिहाजों से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। त्रिपुरा जैसा क्षेत्रफल है कतर का दर्शकों, लेकिन फिर भी ये दोस्ती काफी रणनीतिक साझेदारी से काफी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत ऊर्जा के लिए कतर पर निर्भर करता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी वर्तमान में हम 65 अरब के आसपास ऊर्जा की खपत कतर से ही पूरी करते हैं और आने वाले समय में जो भारत की पूर्ति होगी वो कई टन अरबों तक हो जाएगी। तो ऐसे में कतर और भारत की रणनीतिक साझेदारी काफी लंबी हो सकती है। दूसरा, कतर और भारत की दोस्ती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2017 ये साल वो है जब कतर जैसे महाशक्ति बनने वाले देश को सभी लोगों ने बायकॉट कर दिया था। लेकिन तब भी भारत ने निष्पक्षता की भूमि अदा की, उन्होंने भारत की तरफ से बॉयकॉट नहीं किया गया और लगातार जैसे ही थोड़ा सा समय बीता हमने अपने ट्रेड फिर से शुरू कर दिए। उस वक्त जब पूरे ही तमाम कंट्री या मिडिल ईस्ट की कंपनियों ने बॉयकॉट कर दिया था, लेकिन भारत ने निष्पक्षता और भारत ने अपनी दोस्ती वही रखी और इसी लिहाज से इस बार अब कतर और भारत की भूमिका अच्छी होने वाली है। जी बिल्कुल, और अगर मुद्दों पर बात की जाए तो जो डील हुई है दोनों देशों में, उसके तरफ से 10 अरब डॉलर का निवेश कतर भारत में करेगा। साथ ही अब जो भारत का यूपीआई है वो कतर में भी चलेगा। ये सबसे बड़ी चीज जो डील हुई है ये सामने निकल के आई है। साथ ही खेल, संस्कृति और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी हुई है।
तो कहीं ना कहीं यूपीआई से लेके एलपीजी, एलएनजी, ऊर्जा क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र, ये सभी ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसको लेकर भारत और कतर की जो ये दोस्ती है वो आगे चलकर और मजबूत होगी। और महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे कि ऊर्जा क्षेत्र में हमको जितनी सत्येंद्र जी सहायता मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं भारत और कतर, क्योंकि कतर की जो कुल आबादी है वो 29 लाख है और वहां पे 8 लाख भारतीय हैं, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कतर उनको मुहैया कराता है एक ऐसे देश में जहां पर वो अल्पसंख्यक है, वो एक बड़ी बात है। और आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में उन्होंने जो हमें सहयोग किया है या भारत की तरफ से जो सहयोग दिया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो भारत के कई सारे प्रवासी कतर जाते भी हैं नौकरी की तलाश में, तो दोनों देश के रिश्ते बहुत अहम हो जाते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो कतर भारत में अपना विस्तार करना चाहता है। कतर का जो नेशनल बैंक है अब गुजरात में अपनी शाखा को खोलना चाहता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी हुई है। अब देखना होगा कि इन जो देश दोनों रिश्ते पहले से चले आ रहे हैं कितना और मजबूत इस विजिट के बाद होगा जब अमीर आए हैं। लेकिन जो दृश्य सामने आए हैं काफ़ी खुशनुमा है। दोनों देशों के बीच जो डील हुई है उस पर बातचीत बनी है और कतर के अमीर का भी राष्ट्रपति भवन हो या शायद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। प्रोटोकॉल तोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करने गए थे। जी, जो ये तस्वीरें आप देख रहे थे दर्शकों इस वक्त, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अमीर को गले लगाया है, इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया था। तो कहीं ना कहीं मोदी मैजिक, सत्येंद्र जी जैसे हम बात करते आए हमेशा से ही कि मोदी मैजिक कहीं भी चल जाता है, तो लगता है कि कतर पे भी मोदी मैजिक चल गया है। तो ऐसे में रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ हमारे रिश्ते भी आगे चलकर काफी मजबूत होंगे। जी बिल्कुल, अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो भारत मिडिल ईस्ट के कई ऐसे अन्य देश हैं जिससे भारत का रिश्ता काफी अहम हो जाता है, यूएई हो या तमाम ऐसे मुल्क हो। और साथ ही भारत का व्यापारिक संबंध भी मिडिल ईस्ट के बीच काफी अहम हो जाता है, तेल को लेकर के हो या अन्य सामानों को लेकर के, और निवेश का हो या फिर आयात का हो। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर भारत निर्भर भी खाड़ी देशों के ऊपर रहता है। तो कहीं ना कहीं जो अमीर है इनकी विजिट काफ़ी अहम भारत के लिए हो जाती है। फिलहाल अब रुक करते हैं तीसरी खबर की। पटना में कल मुठभेड़ हुई है। पटना की राजधानी जो बिहार की राजधानी पटना में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई जिससे पूरा बिहार सहमसा गया। राजधानी थोड़ी देर के लिए थम सी गई। 2.5 घंटे तक पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल रहा। जी, और ये जो बिहार में हुआ है, जिस इलाके में हुआ है, काफी पॉश इलाका माना जाता था और लगातार इस तरह की कम से कम 4 घंटे तक गोलीबारी की आवाज सुनी है जनता ने। कहीं ना कहीं काफी खौफनाक मंजर था सत्येंद्र जी, कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, एसटीएफ की टीम, ब्लैक कैट कमांडो, बिहार पुलिस की टीम जाकर के मौके पर पहुंची और बदमाशों को पकड़ी। 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन बता दें कि ये पूरा मामला जमीन विवाद से जोड़ करके देखा जा रहा है, जिसमें 2 गुट थे। एक गुट जा करके वहां पर धमकी देता है, उसके बाद ये पूरा मामला शुरू होता है। मामला संगीन जब होता है तो पुलिस के पास रिपोर्ट दायर की जाती है, उसके बाद पुलिस की टीम जाती है, लेकिन बदमाशों की तरफ से फायरिंग कर दी जाती है, जिसके बाद पुलिस एक्शन लेती है और ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है। उसके बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया जाता है। दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन में 10 थानों की जो पुलिस थी वो इस सर्च ऑपरेशन में लगी हुई थी और कहीं ना कहीं इस पूरे ही एनकाउंटर से विपक्ष भी हरकत में आ गया सत्येंद्र जी। वो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बिहार में आए दिन गोलीबारी की घटना हो गई है। जी बिल्कुल, और ये जो पॉज इलाका की आपने बात किया वो कंकड़ बाग इलाका है, ये बहुत ही पॉज इलाका माना जाता है। और जब पॉज इलाके में इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं कि इतने पॉज इलाके में इस तरह की घटना कैसे घट गई। और बिहार पुलिस आखिरकार कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था में जिस तरह से बिहार सरकार नाकाम होती हुई दिख रही है, विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुल करके सामने आए और उन्होंने क्या कहा उसे सुने। पटना में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती है। प्रतिदिन जो है पटना में हर जगह अपहरण हो, कई जगह आप देखिए थानाओं में हिरासत में लोगों की पिटाई होती है, मौतें होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो ये क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का, हम बार बार कह रहे हैं। अब मुख्यमंत्री तो अचेत हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। जितना लिख करके देगा अधिकारी खास लोग उतना ही देखते हैं, बाकी सच्चाई कुछ लेना देना नहीं। सांसद जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव सिंह ने एलजेपी के सांसद, अब उन लोगों का मामला उन लोग से बात।
फिलहाल आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। बिहार सरकार पर इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा किया। बता दें कि बिहार में हमेशा इस तरह के दंगे हो या कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। जब आरजेडी की सरकार थी तो भी इस तरह के मुद्दे उठते थे। अब वहीं जब बीजेपी एनडीए की सरकार है तो आरजेडी की तरफ से भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं। फिलहाल रुख करते हैं तीसरी खबर की। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, परिणाम भी आ चुके हैं। सरकार गठन की तैयारी तेज हो चली है और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ भी होने वाली है, लेकिन अभी भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। पटपरगंज से चुने गए बीजेपी एमएलए रविंदर सिंह नेगी की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया गया है। मनीष सिसोदिया पर चोरी का आरोप रविंदर नेगी ने लगाया है। मनीष सिसोदिया विधायक कार्यालय की कुछ तस्वीरें रविंदर नेगी ने साझा किया है, जिसमें पूरा विधायक कार्यालय खाली दिख रहा है और उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने अपना कार्यालय छोड़ा तो यहाँ से कुर्सी हो, एलईडी टीवी हो, एसी हो और तमाम सारी चीज़ों को अपने साथ ले करके चले गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है ये बड़ा आरोप है, क्योंकि किसी की भी सरकारी संपत्ति पे कोई अपनी पहचान नहीं होती है। आप कोई भी जो सामान है वो वहां से नहीं ले जा सकते हैं। देखा जाए यहाँ पे दर्शकों की दिल्ली में सियासत से जब से आम आदमी पिछड़ी है तो लगातार पार्टी की किरकिरी हो रही है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो दिल्ली में हो। और ऐसे में रविंद्र नेगी जो एक जाने माने विधायक हैं और बड़े विधायक एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं दिल्ली की सियासत पर, उनकी तरफ से डिप्टी सीएम यानी कि जो पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया पर इस तरह के आरोप लगना कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की छवि के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको बता दें कि इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो उस वक्त भी ये बड़ा आरोप लगा था कि सीएम आवास से कई सारे सामान गायब हैं। इसके बाद एक बार फिर से आप नेता पर ये बड़ा आरोप लगाया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विधायक कार्यालय पटपरगंज की है। रविंदर नेगी के द्वारा ये तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसके बाद से ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि बता दें अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। लेकिन ये बड़ा मामला है सत्येंद्र जी, कोई भी किसी भी ऑफिशियल चीजों को जाके नहीं ले जा सकता है और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान आएगा वो देखने वाला होगा। जी बिल्कुल। और इस घटना के बाद से नए नवेले एमएलए रविंदर नेगी ने क्या कुछ कहा उसे सुने। ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 12 साल इस कार्यालय में रहे और ये कार्यालय पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया और इसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों द्वारा सामान दिया गया विधायक कार्यालय में प्रयोग करने के लिए। पर मैं मेरे को जब हैंडओवर दिया पीडब्ल्यूडी ने तो यहाँ पे कुर्सियां थी, करीबन 250-300 कुर्सियां गायब। यहाँ पे बड़े बड़े टीवी लगे हुए थे, बड़े एलईडी लगे थे, बड़े टीवी, वो टीवी गायब। यहाँ साउंड सिस्टम लगा हुआ था, जैसे कोई 200-250 लोगों की बैठक है, एक आउजा का साउंड सिस्टम था करीबन 10 से 12 लाख रुपए की, वो गायब। यहाँ कमरों के अंदर सोफे लगे हुए थे, अच्छे सोफे बैठने के लिए लोगों के, कुर्सियां लगी थी, टेबल लगी थी, वो गायब। यहाँ एसी लगे हुए थे, अच्छे एसी लगे हुए थे, वो एसी गायब सब कमरों से। मतलब ये कार्यालय बिल्कुल बंजर करके, बिल्कुल खराब व्यवस्था में और जगह जगह तोड़फोड़ करके दरवाजे निकाल रखे, कई तो दरवाजे भी निकाल के ले गए लोहे के, और छोटे छोटे एडजस्ट फैन भी निकाल दिए, जो एडजस्ट फैन लगे हुए हैं सामने देख रहे हैं, ये वो भी निकाल के ले गए लोग। मतलब इस तरह की छोटी हरकतें, आप सरकार की संपत्ति लेकर जा रहे हैं, आपकी तो घर की थी नहीं है, सरकार ने दी थी, सरकार से खरीदी गई, आपका फर्ज बनता था ये आप यहाँ छोड़ के जाते, आप नोट करा के जाते पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को कि भाई ये सामान हमने छोड़ा है, ये आप अगले विधायक को दो ना दो तुम्हारी मर्जी है, पर इसको छोड़ के तो जाते। पर आपने कैसी हरकत दिखाई, टोटी चोर जो आपके पक्ष में वोट मांगने आते हैं दिल्ली में, अखिलेश यादव जी, उसी के तर्ज में आपने यहां भी कर दिया। मतलब टोटी चोर के बाद एसी चोर, टीवी चोर, साउंड सिस्टम चोर, कुर्सी चोर, सोफा चोर, सारी चोरी करके लगे। तुम्हारे खून में चोरी है। तुम लोगों ने जिस प्रकार शराब की दलाली में चोरी करी, भ्रष्टाचार किया, उसी प्रकार तुमने सामान भी चोरी करा। शीश महल जो हम चिल्ला के हम शीश महल के लिए कहते थे, वो बात अब सत्य हो रही है। तुम लोगों ने शीश महल भी ऐसा बनाया जिसमें 8-8 लाख के पर्दे लगाए, 56 करोड़ रुपए लगा दिए अपनी अयासी के लिए, और वो आप सब दिख रहा है कि ये लोग जब 56 करोड़ वहां लगा सकते हैं और अयासी के लिए, आप सोचिए इस कार्यालय में छोटी छोटी चीज लेकर जा रहे हैं, पंखे तक निकाल के ले गए, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल ये सरकारी कार्यालय था, पर इसका प्रयोग चुनाव के लिए करा गया। चुनाव में यह मीटिंग होती थी, आचार संहिता का उल्लंघन हुआ कई बार, हमने इसकी कंप्लेंट भी करी, पर इन लोगों को संविधान मानने की आदत नहीं है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग अपने हिसाब से चलते हैं, और दिल्ली की जनता ने इनको बता दिया, जो संविधान को मानेगा वही सत्ता में आएगा, जो संविधान को नहीं मानेगा वो सत्ता में नहीं आएगा। सत्ता की चाबी अगर किसी के पास है तो जनता के पास है। जनता ने वो चाबी अब बीजेपी को पकड़ा दी है और बीजेपी अब काम करके दिखाएगी।
रविंद्र नेगी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने मनीष सिसोदिया पर सामान उड़ा ले जाने का आरोप लगा दिया। पार्टी की कितनी किरकिरी होगी या आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या बयान सामने आएगा, क्या सफाई पेश होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अखिलेश यादव के भी यहाँ पे जिक्र किया गया रविंद्र नेगी की तरफ से। जिस तरह से जब वो मुख्यमंत्री आवाज छोड़े थे उसके बाद भी भाजपा की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया था कि कई सारे सामान अखिलेश यादव भी ले उड़े थे और उसी कड़ी में मनीष सिसोदिया की तरफ से भी ये काम दोहराया गया है। फिलहाल अब रुख करते हैं अगली खबर की। चैंपियन ट्रॉफी का आज आगाज हो चला है, विवादित भी रहा इसको लेकर के, लेकिन आज चैंपियन ट्रॉफी 2025 का आगाज हो चुका है। कराची में पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बीच। देखना होगा कि इस मैच में कौन जीतेगा, लेकिन जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी का आगाज को लेकर के तमाम मुद्दे पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे थे, इस पर जिक्र करते हैं स्टेडियम बनने के कि क्या पाकिस्तान इतना बड़ा आयोजन कर पाएगा। लेकिन फिलहाल अब आखिरकार सारे जो अफवाहें फैल रही थी उस पर विराम लग चुका है और अब आज से चैंपियन ट्रॉफी का आगाज हो चला है। कराची में आज पहला मैच खेला जाएगा। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच की, तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की वापसी के इंतजार में है और लगातार दूसरी बार चैंपियन ट्रॉफी जीतने के मकसद से मैदान में उतरेगा। बता दें कि होस्ट टीम है पाकिस्तान और 2017 में जब चैंपियन ट्रॉफी हुआ था तो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता था और उसी के बाद ये अब पहला चैंपियन ट्रॉफी 29 साल बाद किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का पाकिस्तान में आयोजन हो रहा है और पाकिस्तान दुनिया में दिखाना चाहता है कि पिछली जो भी चीज़ें निकल के सामने है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हो या तमाम बड़े मुद्दे हो, आखिरकार पाकिस्तान अब उन सब चीज़ों से सबक लेकर के एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है। और 29 साल भले आईसीसी टूर्नामेंट के हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से दुनिया को दिखाना चाहता है कि आगे इतने बड़े इवेंट का आयोजन अब पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन फिलहाल सबकी निगाहें आज के मैच पर होने वाली है कि क्या न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच में एक दूसरे पर कौन सी टीम हावी होगी, क्या पाकिस्तान अपना पहला मुकाबला जीतेगा या न्यूजीलैंड पाकिस्तान को मात देगी। फिलहाल अब बात करते हैं 23 फरवरी को होने वाले मैच की। चैंपियन ट्रॉफी का आगाज आज तो हो चुका है, लेकिन सबकी निगाहें 23 फरवरी को होने वाली मैच पर टिकी हुई है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने एक बार फिर होंगे। जब ये दो देश आमने सामने होते हैं तो किसी युद्ध से कम नहीं होता है। दोनों देश के जो दर्शक होते हैं, जो फैंस होते हैं, खुलकर सामने आते हैं। आरोप प्रत्यारोप हो या विवादित बयान हो, सामने निकल के सामने। लेकिन अगर आईसीसी इवेंट में दोनों देशों का रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान पर हमेशा भारतीय टीम हावी नजर आती है। अब जब एक दूसरे के सामने ये देश होंगे तो कौन बाजी मारेगा, ये देखने वाली बात होगी। बता दें कि दुबई में इंडिया और पाकिस्तान का ये मैच खेला जाएगा। लेकिन आप क्या कहती हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच पे कोमल? जी, जिस प्रकार से सभी दर्शकों को इंतजार होता है इस पल का, उसी तरह हमें भी इंतजार रहेगा भारत पाकिस्तान के मैच के, क्योंकि ये एक ऐसा मैच होता है जिस पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान और पूरी दुनिया की नजर होती है। एक अलग क्रेज होता है और मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि आईसीसी मैच के लिए सुरक्षा के सारे इंतजाम पाकिस्तान की तरफ से किए जा चुके हैं और चप्पे चप्पे पर इसकी नजर है। और 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन जीतेगा इसका पता तो वक्त रहते ही चलेगा। लेकिन बता दें कि जब 1996 का वो दौर था जब पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट का ऑर्गेनाइज किया था, फिर अब 29 साल का एक लंबा वक्त हो चला है। उसके बाद ये मौका पाकिस्तान को मिला है। हालांकि बीच में विवाद हुआ, जब उसके बाद हाइब्रिड मोड में करने का फैसला बना। अब जितने भी भारतीय मैच होंगे, जो भारतीय टीम खेलेगी मैच, वो दुबई में होंगे और तमाम जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान में खेलेंगी। लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए तो भारत टीम के कप्तान रोहित शर्मा तैयार है। भारतीय टीम दुबई पहुंच चुकी है। मैदान में नेट में पसीना बहाया जा रहा है। अब देखना होगा कि कौन टीम किस पर हावी होती है। टिकट की बात की जाए, ब्लैक में टिकट बिक रहे हैं। 4 से 5 लाख इस मैच के टिकट बिके हैं। क्रेज देखा जाता है। दोनों देश के जब फैंस सामने आते हैं तो जो माहौल बन के सामने आता है, कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात होती है। पाकिस्तान में टीवियों का सिलसिला टूटने का जारी होता है जब भी पाकिस्तान मैच हारेगी। देखना होगा कि क्या पाकिस्तान इस बार टीवी तोड़ने के लिए नई टीवी को खरीद चुकी है या नहीं। जी, क्या कहेंगी? बिल्कुल लगता है कि पाकिस्तान के अब टीवी की जो वो बिक्री होगी या वो बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भारत का रिकॉर्ड आया कि दिखाते दिखाते भी जीत भारत की होती है, तो भारतवासी
फुल एक्साइटेड है इस मैच के लिए। और कुछ मीम्स भी सामने आ रहे हैं कि जैसे कि भारत में बजट पेश हुआ था तो टीवी काफी सस्ते भी हो गए जी। हैं और भारत के लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तोड़ना टीवी चाहती है तो हम पाकिस्तान को गिफ्ट कर देंगे। मीम्स का सिलसिला भी ऐसे ही सत्येंद्र जी लगातार देखने को मिलेगा जैसे जिस तरह से मैच आएंगे। फिलहाल आज के बड़े मुद्दों में सिर्फ इतना ही। आप हमें दें इजाजत, लेकिन पल पल के अपडेट के लिए आप देखते रहिए punjabkesari.com। धन्यवाद।